नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस्फहान एयरपोर्ट पर इसराइल का हमला, ईरान के कई F-14 लड़ाकू विमान नष्ट होने का दावा, बेरूत के होटल पर इसराइली हमला, 4 की मौत, कई घायल। अमेरिका इसराइल का तेहरान के 5 तेल ठिकानों पर हमला, ईरानी ड्रोन ने बहरीन में डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाया। इसराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान के अलावा ईरान के इस्फहान शहर के एक एयरपोर्ट पर भी हवाई हमला किया, जिसमें कई F-14 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि कितने विमान तबाह हुए। ईरानी एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में इस्फहान प्रांत में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इसराइली विमानों ने मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप और एक घुड़सवारी क्लब को भी निशाना बनाया। इस्फहान प्रांत के कई शहरों इस्फहान, नसफाबाद, अरान, बिडकोल, परखर, खोमेनी शहर, शाहरेजा, फलावर चांद और मोबारकेह पर भी हमले हुए। इसराइल ने यह भी कहा कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम और डिटेक्शन सिस्टम को निशाना बनाया, जो उसके विमानों के लिए खतरा थे। इससे पहले तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 16 कुद्स फोर्स विमानों को नष्ट करने का दावा किया गया था। लेबनान की राजधानी बेरूत के एक होटल में हुए इसराइली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हुए हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह होटल उन लोगों को ठहराने के लिए इस्तेमाल हो रहा था जो दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में जारी लड़ाई से बेघर हो गए थे। आगे और हमलों के डर से कुछ लोग इमारत से बाहर निकलते भी देखे गए। ईरान के एक अधिकारी ने 8 मार्च को बताया कि अमेरिका और इसराइल ने रात भर तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में 5 तेल ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीईओ केरामत वेसकर्मी ने सरकारी टीवी को बताया कि तेहरान और अल्पोर्स प्रांत में 4 तेल डिपो और एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 ऑयल टैंकर ड्राइवर भी शामिल हैं। हमलों के बाद कई जगह आग लग गई, जिसका धुआं पूरी रात राजधानी के ऊपर छाया रहा और सुबह तक हवा में जलने की गंध महसूस की गई। अधिकारियों के अनुसार तेल सुविधाओं को नुकसान हुआ, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और देश में गैसोलीन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। बहरीन ने रविवार सुबह कहा कि एक ईरानी ड्रोन हमले से एक डिसैलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान हुआ है। यह पहली बार था जब किसी अरब देश ने बताया कि 9 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान ने किसी डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। फारस की खाड़ी के तट पर सैकड़ों डिसैलिनेशन प्लांट हैं और इस इलाके के अरब देश अपने पीने के पानी के लिए इन सुविधाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहीं बहरीन के वाटर अथॉरिटी ने कहा कि ईरानी हमले का पानी की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का कहना है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं मौजूदा रफ्तार से कम 6 महीने तक चलने वाले भीषण युद्ध को जारी रखने में काबिल हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने यह दावा करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने दावा किया कि अब तक अभियानों में इस्तेमाल की गई मिसाइलें ज्यादातर पहली और दूसरी पीढ़ी की हैं। हालांकि ईरानी सेना का कहना है कि युद्ध के अगले चरण में ज्यादा एडवांस और कम इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की दी गई अस्थायी छूट का मकसद सिर्फ वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम करना था। यह बयान उस घोषणा के 2 दिन बाद आया जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन की टेम्परेरी छूट दी है ताकि वे पहले से समुद्र में मौजूद रूसी तेल की खेप खरीद सकें। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने यह फैसला तेल के दबाव को थोड़ा कम करने के लिए किया। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि यह कदम ईरान से जुड़े तनाव के कारण कच्चे तेल के बाजार पर दबाव कम करने और सप्लाई बनाए रखने के लिए उठाया गया है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए महीना भत्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान की। इस योजना के तहत 21 से 40 साल के वे युवक और युवतियां पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 10वीं यानी सेकेंडरी परीक्षा पास की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवा छात्रों को पहले से कोई अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें भी यह भत्ता दिया जाएगा। पहले यह योजना 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे 7 मार्च से ही लागू करने का फैसला लिया गया है। ममता बनर्जी ने दावा किया
कि उनकी सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और बेरोजगारी दर में लगभग 40% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि करीब 40 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई, जिनमें से लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जमीनहीन किसानों को 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। नेपाल चुनाव में बालेन शाह की पार्टी की बड़ी जीत। नेपाल में हुए आम चुनाव में रैपर से नेता बने बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने बड़ी जीत हासिल की है और अब सरकार बनाने की तैयारी में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल के मुताबिक 5 मार्च को हुए चुनाव में अब तक घोषित 129 सीटों में से आरएसपी ने 100 सीटें जीत ली हैं। 35 वर्षीय बालेन शाह ने झापा 5 सीट से 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के अंतर से हराया। बालेन को 68,348 वोट मिले, जबकि ओली को 18,734 वोट मिले। आरएसपी ने काठमांडू जिले की सभी 10 सीटों समेत कई इलाकों में क्लीन स्वीप किया है। चुनाव में पुरानी पार्टियों को बड़ा नुकसान हुआ। नेपाली कांग्रेस को 13 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल को सिर्फ 7 सीटें मिली। करीब 60% वोटिंग वाले इस चुनाव को नेपाल में राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के सफल आयोजन पर नेपाल की जनता को बधाई दी है। 6 महीने तक युद्ध जारी रखने में सक्षम ईरान गार्ड्स। ईरान के तेल ठिकानों पर इसराइल का बड़ा हमला। ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने का दावा किया। ईरान स्कूल अटैक पर ट्रंप का बयान। ईरान पर लगाया आरोप। चीन ने फिर की वेस्ट एशिया युद्ध की निंदा। वेस्ट एशियाई लड़ाई रोकने में भारत को कदम उठाना चाहिए, सलमान खुर्शीद। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी ने दावा किया है कि कई अमेरिकी सैनिक ईरान की कैद में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे पास यह जानकारी आई है कि कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि वे युद्ध में मारे गए। उन्होंने कहा कि अपनी बेकार कोशिशों के बावजूद वे सच्चाई को बहुत लंबे समय तक छिपा नहीं पाएंगे। हालांकि इस पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में ब्रिटेन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम, जो कभी हमारा महान सहयोगी था, शायद सबसे महान, अब आखिरकार मध्य पूर्व में 2 विमानवाहक पोत भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से कहा कि यह ठीक है प्रधानमंत्री स्टारमर, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। ट्रंप ने आगे लिखा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो तब युद्ध में शामिल हों जब हम उसे पहले ही जीत चुके हों। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार ने अब तक किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने या ऐसा करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल रक्षा के लिए करने की अनुमति दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले को लेकर कहा है कि इसके पीछे ईरान ही हो सकता है। दरअसल पिछले शनिवार को ईरानी अधिकारियों ने दावा किया था कि इस हमले में 160 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालांकि इस संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर यह हमला ईरान की ओर से हुआ लगता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ईरान पहले भी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका जानबूझकर किसी स्कूल या नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा। दूसरी ओर ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इस्राएली सेना ने कहा कि उसे उस इलाके में किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में स्कूल परिसर में कई धमाकों और आग के निशान दिखाई दिए हैं, जिससे लगता है कि वहां एक से ज्यादा बार हमला हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 8 मार्च को पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की निंदा करते हुए कहा कि यह संघर्ष कभी नहीं होना चाहिए था। बीजिंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह युद्ध दुनिया के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मजबूत मुट्ठी का मतलब मजबूत तर्क नहीं होता। दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती। यह बयान चीन के सालाना राजनीतिक बैठक 2 सेशंस के दौरान आया। वांग यी ने यह भी कहा कि 2026 चीन अमेरिका संबंधों के लिए अहम साल है और दोनों देशों को अपने मतभेद कम करने चाहिए। बता दें कि चीन ने ईरान में अमेरिकी और इस्राएली सैन्य कार्रवाई की पहले भी आलोचना की है और ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की निंदा की थी। वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बावजूद चीन और रूस के संबंध मजबूत और अटूट बने हुए हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जोर देकर कहा है कि वेस्ट एशिया में मिलिट्री बढ़त को रोकने के लिए भारत को दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई पानी के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबोना एक फेलियर था। जब दुनिया में कहीं भी ऐसी बड़ी ट्रेजेडी होती है तो इसका असर हर देश पर पड़ता है। यह जंग तुरंत रुकनी चाहिए। भारत को इसे रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अफसोस है कि आज हम वह कोशिश नहीं देख पा रहे। अगर यह फेलियर नहीं है तो क्या है? सलमान खुर्शीद ने कई सवाल किए और पूछा कि अगर कोई सबमरीन आपके घर के पास आकर आपके प्रोग्राम के लिए आपके घराई पोर्ट को तबाह कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे। उस विजिट के तुरंत बाद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया या नहीं? और अगर नहीं तो क्या प्रधानमंत्री ने शिकायत की? ये सभी सवाल उठते हैं और वे किसी न किसी तरह फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हैं। नेतन्याहू ने युद्ध जारी रखने की कसम खाई। बोले ईरानी शासन को खत्म करने का सिस्टमैटिक प्लान इसराइल के पास है। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी बोले ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने यूएस के साथियों को फिर से दी धमकी। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जारी। दुबई मरीना में टावर से उठा धुआं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 मार्च को कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ युद्ध पूरी ताकत से जारी रखेगा। नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध जारी रखने की कसम खाई और कहा कि इसराइल के पास ईरानी शासन को खत्म करने का एक सिस्टमैटिक प्लान है। यह बयान उस समय आया जब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे। इस बीच इसराइल और अमेरिका ने तेहरान में फिर से हवाई हमले किए, जिनमें एक एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान एयरपोर्ट और एक ऑयल डिपो में आग लग गई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी जुफेयर बेस को निशाना बनाया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 मिसाइलें और 119 ड्रोन मार गिराए। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी ने शनिवार को कहा कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं छोड़ेगा और उन्हें सुप्रीम लीडर खामेनी को शहीद करने की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि यह कोई आसान मामला नहीं है। हम इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हम उसी तरह जवाब नहीं देते। जब दुश्मन इस इलाके में पेश से हम पर हमला करता है तो हम जवाब देते हैं और हम जवाब देते रहेंगे। यह हमारा अधिकार और एक स्थायी पॉलिसी है। इलाके के देशों को या तो अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने इलाके का इस्तेमाल करने से रोकना होगा या हमारे पास खुद ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के बारे में कहा कि उनमें से कई को कैदी बना लिया गया है, लेकिन अमेरिकी दावा करते हैं कि वे कार्रवाई में मारे गए। उनकी बेकार कोशिशों के बावजूद सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे ज्यादा समय तक छिपा सकें। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.